हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर डिजिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बिजनेस जर्नी से लेकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। साल 2000 में कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करता था इंटरनेट केबल्स। उसके बाद साल 2001 में कंपनी ने कंप्लीट किया नोफ्रा प्रोजेक्ट नेवी नगर में। उसके बाद साल 2009 में कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से कोर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शामिल हुआ और लाइसेंस मिला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। कंपनी ने साल 2010 से 2020 तक एज ट्रैफिक एग्रीगेटर काम कर रहा था, कुछ खास जायंट्स कंपनी के साथ जो है गूगल, अकामाई और प्योर इंडिया में। 150 से भी ज्यादा टीयर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम किया है इस कंपनी ने। 2021 में कंपनी ने देश के बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनी के साथ काम किया जॉइंट प्रोजेक्ट लेके, और इसी साल में नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड NECL ऑफिशियली एक्सटेंड किया प्रोजेक्ट्स को और भी एडिशनल काम दिया, जिसका वैल्यू था 21 करोड़ के आसपास। साल 2022 में कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बना था। साल 2023 में कंपनी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया मुंबई में, और कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया था जो थे रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, रिपेयरिंग टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी साल कंपनी ने हासिल किया था मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे में फाइबर ऑप्टिक केबल डक्ट्स इंस्टॉलेशन के काम को। साल 2024 में कंपनी ने स्टार्ट किया मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में फाइबर ऑप्टिक केबल डक्ट्स के काम को। साल 2025 में कंपनी ने टोटल 3 कंपनी को एक्वायर किया था, जो है फ्रैंकिन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, वॉल्टर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और KDL रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से 98% स्टेक सिक्योर कर लिया था फ्रैंकिन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये था कंपनी का एक छोटा सा जर्नी। आइए देखते हैं कंपनी के कुछ वैल्यूएबल क्लाइंट्स को। नंबर 1 वोडाफोन, नंबर 2 ट्रूनेट, नंबर 3 डिवॉइस SSB, नंबर 4 पावर ग्रिड, नंबर 5 टाटा टेली सर्विसेज, नंबर 6 इंटेक, नंबर 7 जियो, नंबर 8 गूगल, नंबर 9 भारती एयरटेल, नंबर 10 सैमसंग, नंबर 11 अकामाई, नंबर 12 सीफी और नंबर 13 है ह्यूवेई। कंपनी जो काम पे बेहतर है वो है नंबर 1। सबसे पहले कंपनी डिलीवर करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अप टू 100 Gbps तक, और जो क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देता है वो है रिलायंस जियो, टाटा, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सीफी। नंबर 2 कंपनी ऑफिशियली ऑथोराइज्ड है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT से और प्रोवाइड करता है पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली मोबाइल टावर्स, डक्ट्स, डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, ROW और भी बहुत सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज होता है टेलीकॉम सर्विसेज में वो बनाता है। नंबर 3 कंपनी कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से करता है। नंबर 4 कंपनी मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जैसे CCTV इंस्टॉल, सिग्नलिंग PA सिस्टम इंस्टॉल, लेइंग टेलीकॉम डेटा केबल्स, डक्ट्स और भी बहुत सारा कुछ। नंबर 5 कंपनी इंडियन नेवी के लिए 2 जगह पे फाइबर टू द कर्ब FTTC प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है कंपनी ने, जो है नोफ्रा नेवल ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया और नेवी नगर कोलाबा में। ये कंपनी एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर बनके एक 84 किलोमीटर का डक्ट राउट बना रहा है भिवांडी कल्याण शीलफटा रोड पे। साथ में भिवांडी से थाने तक का रोड में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा रहा है, जो कि एक मेजर हाईवे में पड़ता है। और उसके बाद 7 नंबर पे है साल 2022 से 2024 तक कंपनी GP पेट्रोलियम कंपनी से पार्टनरशिप करके इंप्रूव कर रहा है रोड सेफ्टी और एक्सपैंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मुंबई सबर्बन एरिया में। आइए अब कंपनी के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी मुंबई और आसपास एरिया में 600 से भी ज्यादा सेल साइट्स इंस्टॉलेशन कर रहा है, जिसके अंदर पोल बेस्ड सेल साइट्स, RTT मतलब रूफटॉप
ऑफ टावर्स GBT मतलब ग्रुप बेस्ड टावर्स और माइक्रोवेव बैकहॉल आता है। 2 नंबर पे कंपनी बिल्ड कर रहा है और टेक केयर कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को, जिससे कंपनी स्ट्रेचेस कर पाए 700 किलोमीटर रेंज तक, जिससे पूरा मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ एरिया को कवर कर पाए। ये फाइबर केबल से हाई स्पीड डेटा मिलेगा मोबाइल सर्विसेज को। नंबर 3, कंपनी ने कंप्लीट कर चुका है फाइबर टू द कर्ब FTTC प्रोजेक्ट को इंडियन नेवी जो नोफड़ा में है और नेवी नगर में, और ये काम क्वालिटी चेक किया है लेवाटर जो USA का एक जाना माना कंपनी है। उसके बाद नंबर 4, कंपनी और OSR टेली सर्विसेज मिलकर फाइबर केबल इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि बिल्ड कर रहे हैं टेलीकॉम सिस्टम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में, ताकि अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज मिल पाए। कंपनी को नवयुगा की तरफ से बहुत ही ज्यादा काम मिला है, लगभग 21 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 338 करोड़ का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 281 रुपए का, और ये शेयर 992 रुपए तक जा चुका है। स्टॉक का PE रेशियो है 10.7 और इस कंपनी का इंडस्ट्री PE रेशियो है 20.8, जो ये दर्शाता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री PE। कंपनी फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है और कंपनी का ROC और ROE का डेटा दिखा नहीं रहा है स्क्रीनर वेबसाइट में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कंपनी का साइट से ये डेटा लेके आऊंगा। कंपनी का स्टॉक का फेस वैल्यू है 10, मतलब कंपनी आगे जाके स्प्लिट और बोनस भी दे सकता है। कंपनी का PEG रेशियो भी इधर कुछ मेंशन नहीं है और 5 सालों में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी सही से मेंशन नहीं है। कंपनी का डेप्ट है 6.54 करोड़ का और जिसके अगेंस्ट में रिजर्व है 94.4 करोड़ का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.06, जो बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी का नेट ब्लॉक है 39.1 करोड़ का, मतलब कंपनी का फिक्स एसेट से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने से नेट ब्लॉक आता है। अगर मान लीजिए कंपनी का फिक्स एसेट है 100 करोड़ का और एसेट का डेप्रिसिएशन हो रहा है 10 करोड़ का, तो नेट ब्लॉक होगा 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ इक्वल्स टू 90 करोड़ का। नेट ब्लॉक से यही पता चलता है कि कंपनी के फिक्स एसेट्स को ना देख के उसके बदले में नेट ब्लॉक को देखना चाहिए, इसलिए नेट ब्लॉक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल कंपनी का कोई भी प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है और कंपनी का पियोट्रोस्की स्कोर है 2, जो बहुत ही वीक है। पियोट्रोस्की स्कोर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हम लोगों के पिछला वीडियो मॉसचिप टेक्नोलॉजी का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो था 21.27 करोड़ का, उसके बाद 2024 में हुआ 105.08 करोड़ का, उसके बाद 2025 में 327.82 करोड़ का। इनकम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी का EBITDA मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 4.75 करोड़ का, उसके बाद 2024 में हुआ 17.08 करोड़ का और 2025 में हुआ था 47.55 करोड़ का। EBITDA तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन EBITDA मार्जिन डिक्रीज हुआ है। EBITDA मार्जिन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में बोलने जाए तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वो। एज यूजुअल नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 57.69% का, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिक्रीज होके हुआ 22.01% का, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिर से इंक्रीज हुआ और उसके बाद हुआ 37.65% का। आने वाला फाइनेंशियल ईयर का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 56.10% का, उधर से फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिक्रीज होके हुआ 15.37% का, उसके बाद फिर से 2025 में इंक्रीज हुआ और बना 29.77% का। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुआ था अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास। कंपनी का करंट रेशियो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 1.14 का, वो 2024 में इंक्रीज होके हुआ 1.84 और उसके बाद 2025 में डिक्रीज होके हुआ 1.33। बट इधर मैं थोड़ा बोल दूं, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स
को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करने से जो आता है वो है करंट रेशियो। अब मान लीजिए कोई कंपनी का करंट एसेट्स है 150 करोड़ का और उसी कंपनी का करंट लायबिलिटीज भी है 100 करोड़ का, तो करंट रेशियो होगा 150 डिवाइडेड लायबिलिटीज 100 इक्वल्स टू 1.5, मतलब उस कंपनी का करंट रेशियो होगा 1.5 का। मेरे हिसाब से एक के ऊपर होना अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईपीएस था 12 रुपए 78 पैसे का। उसके बाद माइनर सा घाटा हुआ जो है 11 रुपए 50 पैसे का, लेकिन उसके बाद एक मैसिव इंक्रीज हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो है 26 रुपए 37 पैसे का। कंपनी का फिक्स एसेट्स रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 6.85 का, उसके बाद इंक्रीज होके हुआ 10.16 का, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिक्रीज हुआ था, अच्छा खासा हुआ था जो है 5.23 का। इधर भी आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ये फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आखिर है क्या। इसका मतलब है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में जो नेट सेल्स किया गया है उसको नेट फिक्स एसेट से डिवाइड करने से जो आता है वही है फिक्स एसेट रेशियो। आप लोग गौर से अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये जो रेशियो हाफ हो गया है, इसका एक ही रीजन है जो है नेट सेल्स कम होना। आने वाला फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आइए अब इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये था 25.09 का, उसके बाद 2024 में इंक्रीज होके हुआ 49.09 का, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में और भी बढ़ा और हुआ 115.72 का। अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबिट बोला जाता है और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से डिवाइड करने से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। मान लीजिए कोई कंपनी का एबिट है 50 करोड़ का और आईसीआर मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10 करोड़ का, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 50 करोड़ माइनस 10 करोड़ इक्वल्स टू 5। तो कोर डिजिटल लिमिटेड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है जो अच्छा है कंपनी के लिए। अब आइए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि सेल्स डिक्रीज हुआ है दिसंबर 2024 में, जहां सेल्स हुआ था पिछले साल 119 करोड़ का, वहां मार्च 2025 में सेल्स हुआ है 116 करोड़ का। एज यूजुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 19 करोड़ से 17 करोड़ में। अब सेल्स जितना डिक्रीज हुआ है उस हिसाब से एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं हुआ, जिसका इफेक्ट आप लोगों को साफ साफ ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दिख रहा है। अदर इनकम सेक्शन और इंटरेस्ट सेक्शन खाली है। नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है 13 करोड़ से 12 करोड़ तक। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में देखना है कंपनी कैसा परफॉर्म किया है, जो है 14 अगस्त 2025 को। इस डेट में रिजल्ट्स पब्लिश होंगे। आइए अब थोड़ा एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का रेवेन्यूज यानी कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ 21.27 करोड़ का, उसके बाद 2024 में हुआ 103.51 करोड़ का, उसके बाद 2025 में हुआ 327.74 करोड़ का। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 तक कंपनी का 3 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1441.36% का। क्वार्टर के नंबर से एनुअल रिजल्ट्स काफी अच्छा है कंपनी का। कंपनी का रॉ मटेरियल एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है और एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जो था फाइनेंशियल ईयर 2023 में 84 लाख रुपए का, उसके बाद इंक्रीज होके 2024 में हुआ 1 करोड़ 43 लाख रुपए का और 2025 में हुआ 1 करोड़ 77 लाख रुपए का। ये कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा ही, क्योंकि अगर आप लोग देखें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सब कंपनी भी सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, तो इन सब कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर कंपनी का अदर कॉस्ट भी देखे तो वो मैसिवली इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो था 1 करोड़ 61 लाख रुपए का, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ था 96 करोड़ 20 लाख रुपए का और उसके बाद 2025 में हुआ था 277 करोड़ 53 लाख रुपए का। ये सेक्शन का पैसे से कंपनी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, माइनर
माइनर ट्रैवल कॉस्ट, लीगल चार्जेस, ऑडिट और कंप्लायंस फीस को बेयर करता है। कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है और उसको ही मेंटेन करने के लिए कंपनी के बहुत सारे तरह तरह के खर्चे होते हैं, तो उसको ही पे करने के लिए कंपनी का अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अगर ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाए और सेल्स इंक्रीज नहीं होता है, तब कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में। इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है कंपनी के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इबिटा था 4.75 का, उसके बाद इंक्रीज होकर 2024 में हुआ 17.08 का और 2025 में ये नंबर और भी इंक्रीज हुआ और होके बना 47.55 का। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025, इन 3 सालों में कंपनी का इबिटा ग्रो हुआ है अप्रोक्सीमेटली 900% का। कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही कंट्रोल में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 3 करोड़ 22 लाख रुपए का, उसके बाद 2024 में नेट प्रॉफिट हो गया 11 करोड़ 49 लाख रुपए का, उसके बाद 2025 में हुआ 32 करोड़ 15 लाख रुपए का। ये एक अच्छा ग्रोथ साइन है कंपनी का। अब आइए कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, 2.52 करोड़ से 12.02 करोड़ हुआ है। कंपनी का रिजर्व मैसिव इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिजर्व एक्यूमुलेट किया था कंपनी ने 3.22 करोड़, उसके बाद 2024 में किया 69.51 करोड़, उसके बाद फाइनली 2025 में कंपनी ने एक्यूमुलेट किया है रिजर्व 93.20 करोड़ का। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.79 करोड़ हुआ है। अब एसेट्स वाले सेक्शन में देखिए फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, जो 3.10 करोड़ से 62.67 करोड़ हुआ है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स अगर देखेंगे तो दिखेगा वो इंक्रीज हो रहा है 13.71 करोड़ से 140.35 करोड़, मतलब कंपनी उधार पे बिजनेस कर रहा है। कैश फ्लो सेक्शन में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 0.43 करोड़ का था, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में नंबर्स नेगेटिव हो गया, बट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में इबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव था। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा फिशी लगा। अगर फिशी है तो कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं भी है तो क्या है ये चीज वो भी बताएं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सही लग रहा है। कंपनी हर साल इन्वेस्ट कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मैसिव इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, जो है 56.95 करोड़ का। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में देखेंगे तो दिखेगा कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 56.09 करोड़ का कैश इनफ्लो किया था इस सेक्शन में। एक्चुअली इस साल में इक्विटी और स्टेक सेल हुआ था कंपनी का। अब आइए कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में प्रोमोटर का स्टेक अच्छा खासा है। दिसंबर 2024 से वो स्टेक इंक्रीज भी हो रहा है और पब्लिक का स्टेक धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जो दिसंबर 2024 में था 37.31% का, वो डिक्रीज होके हुआ है 36.49% का। और इधर FII और DII दोनों का पार्टिसिपेट ज्यादा है नहीं। अब आइए कंपनी का थोड़ा मैनेजमेंट का मोटो, विजन और स्ट्रेटजी देखते हैं फ्यूचर के लिए। समृद्धि प्रोजेक्ट में 6 महीने का समय ज्यादा लगने के बावजूद कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि कंपनी 2026 में 800 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा। बोला गया है 100-150 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है प्रोजेक्ट डिले और जियोपॉलिटिक्स के कारण। नंबर 2, कंपनी अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में देख रहा है। CEO दोषी जी ने कहा कि अगले 5 सालों में हम लोग सिर्फ टेलीकॉम सेगमेंट में ही सीमित नहीं रहेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, जिसमें से कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। मैनेजमेंट अभी कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 सालों में कंपनी 100% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा सकता है, जो कि 50% तक गिर सकता है मॉडरेशन में भी, लेकिन 50% भी काफी अच्छा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कंपनी का कोर बिजनेस है टेलीकॉम और रोड EPC, जिससे कंपनी
कंपनी को मुनाफा होने वाला है 600 से 700 करोड़ फिस्कल ईयर 2026 में। ऐसा ही कंपनी का कहना है मैनेजमेंट का कि समृद्धि प्रोजेक्ट से ही 600 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है और ऐसे ही 2-3 प्रोजेक्ट फिलहाल कंपनी के पास पाइपलाइन में ऑलरेडी मौजूद है। नंबर 4, कोर डिजिटल मीडिया कोशिश कर रहा है कि डिफेंस सेगमेंट में बिजनेस करने के लिए डीप टेक मेटल 3D प्रिंटिंग के द्वारा हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स तैयार करने का सोच रहा है कंपनी। दोषी जी ने कहा है अगर कंपनी इस चीज में सफल हो जाएगा तो फिर कंपनी के पास से 10,000 करोड़ रुपए बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 5, मैनेजमेंट अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है स्पेयर बनाने के लिए और ये ऑर्डर्स आना चालू होंगे 2026 साल के शुरुआत में। फिर भी ये सब डिपेंड करता है बहुत सब कुछ गवर्नमेंट प्रोसीडियर्स के ऊपर। नंबर 6, दोषी जी ने कहा है उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एंटर होने के बाद कंपनी 1 लाख करोड़ का सेल्स करे, तो ये चीज वो पुराने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस के द्वारा कर पाएंगे या फिर करने की कोशिश भी करेंगे बोल सकते हैं। फिर भी ये सब कुछ सिर्फ अभी प्लानिंग स्टेज पे ही है, कुछ कंफर्म नहीं है। नंबर 7, दोषी जी ने कहा है कि कोर डिजिटल का ये काफी अच्छा सोर्स है ऐसे प्रोजेक्ट को सिक्योर करना, क्योंकि काफी डीप कनेक्शन है कंपनी का इंडस्ट्री रिलेशनशिप के द्वारा और काफी गहरा कनेक्शन है इंडस्ट्री में। दोषी जी ने कहा कि वो खुद इस लाइन में 30 सालों से मौजूद है और पुराने लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स काफी है उनके साथ और पर्सनलाइजेशन इस बिजनेस में कंपनी को आगे जाने के लिए काफी हेल्प करेगा, ऐसा दोषी जी का मानना और कहना है। नंबर 8, कंपनी ने कहा कि वो बहुत ही एडवांस डीप टेक मेटल 3D प्रिंटिंग यूज करेंगे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसने के लिए। 9 नंबर पॉइंट है कि ये कंपनी बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है जो कि काफी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि समृद्धि प्रोजेक्ट। नंबर 10, कंपनी का गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काफी अच्छा और गहरा रिश्ता है। नंबर 11, कंपनी बहुत ही बड़े बड़े लार्ज स्केल और मल्टी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने का क्षमता रखता है। और फाइनली 12 नंबर पॉइंट है, कंपनी जो ये डिफेंस में जाना चाहता है या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, ये कंपनी का एक मेजर मोटो है फ्यूचर के लिए। आइए अब देखते हैं कि कंपनी का ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है या देखा जा सकता है फ्यूचर में। नंबर 1, कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं बहुत कारणों से, जैसे कि गवर्नमेंट सीजन यानी कि मॉनसून के कारण और जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए, या फिर इंटरनल मैटर भी हो सकता है जैसे कि टीम मैनेजमेंट और मशीनरीज खराब या फिर रैंप अप होने के लिए। नंबर 2, मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत ही चिंतित है। वैसे बोला गया है प्रोजेक्ट्स लॉन्च के स्पीड समझ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है जिससे प्रोडक्टिविटी के स्पीड में बहुत ज्यादा डिले हो जाए या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए कंपनी में। नंबर 3, इतना सारा रैपिड ग्रोथ कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। काफी मुश्किल है ऐसे जल्दी कंपनी के ग्रोथ के साथ टिक पाना। नए स्टाफ्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं और काफी सारे नए स्टाफ एक साथ काम करवाने में जो स्टेबिलिटी चाहिए होता है उसके ऊपर काम कर रहा है कंपनी ऑल द टाइम। नंबर 4, क्योंकि इतने सारे स्टाफ एक साथ में एज अ टीम काम कर रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट एंड एक साथ काम करने से थोड़ा डिले हो रहा है। रिजल्ट पब्लिश करने में 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा डिले टाइम लग रहा है। और फाइनली नंबर 5 है मॉनसून का सीजन। मॉनसून सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम केबल लेइंग काम थोड़ा डिले हो जाता है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन और कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब आइए कंपनी का शेयर का थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं। कंपनी का स्टॉक अभी एकदम सपोर्ट पे है और ये सपोर्ट पे एक बार नहीं 4 बार सपोर्ट ले चुका है। ये सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, लेकिन ठीक इसके थोड़ा सा ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो है 376 लेवल का। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 376 लेवल को ब्रेकआउट दे दे तो स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है अच्छा खासा। और उसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग इस चार्ट को वीकली से डेली में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को दिखेगा स्टॉक में लिक्विडेशन का थोड़ा इशू है। और ये आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूं कि ये वीडियो कोई स्टॉक बाय होल्ड या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ डेटा प्रोवाइड करना और डेटा को एनालाइज करना। स्टॉक होल्ड बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में दूसरे कोई और अच्छे कंपनी के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।